सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पर हम दो देशों की बात करेंगे, पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। और इसका मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना है कि किस प्रकार एक देश ने अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपने देश के अंदर गृह युद्ध होने से बचा लिया खुद को। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर श्रीलंका की, तो वहाँ पे बहुसंख्यकवाद होने के कारण लोग आपस में लड़ गए और झगड़ गए और इससे गृह युद्ध को बढ़ावा मिला। तो आइए समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, यानी कि मतलब क्या है। सत्ता यानी कि पावर, साझेदारी यानी कि शेयरिंग। तो पावर की जो शेयरिंग है उसे ही बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी कि जो शक्ति है, जो पावर है किसी देश के अंदर, अथॉरिटी जो है देश को जो रूल करती है, ठीक है, और रूल करने वाली जो अथॉरिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। यदि हम बात करें लोकतांत्रिक देशों की, तो वहाँ पर जो पावर है, जो सत्ता होती है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी देश में आपको पता है मेजॉरिटी होगी ही होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस देश के अंदर माइनॉरिटी भी होगी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक लोग होंगे जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, और कहीं ऐसे लोग भी होंगे जिनकी संख्या कम है, यानी कि वो अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। तो जो बहुसंख्यक है कहीं वो अल्पसंख्यक पर दबाव न डाले या उनके हकों को ना छीन ले, ठीक है, उनके अधिकारों को ना छीन ले या उनको शोषण ना कर सके। इससे बचाने के लिए सत्ता के अंदर जो साझेदारी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। हम यदि बात करें अपने देश की, तो भारत जैसे देश में क्या है, देखिए सत्ता की इक्वली साझेदारी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी भी धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, जन्म स्थान, कहीं भी व्यक्ति रहने वाला हो, हर एक व्यक्ति सत्ता में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सांसद बन सकता है, पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। आपको समझ आ रही बात कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है कि किसी भी देश, खासकर लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का जो साझेदारी है वो इक्वली होना ही चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पहले देश की, यानी कि बेल्जियम की। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। बाकी 40% जो लोग हैं वो वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। और यदि इसकी राजधानी की बात करें, यानी कि ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो समझ लीजिए कि जो 59% जो हिस्सा है, यानी कि फ्लैमिश वाला हिस्सा है, वो डच भाषी, डच बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, यानी कि मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा है, ठीक है, संख्या में वो लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जो 40% वाला जो हिस्सा है वोलेनिया, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो संख्या में तो कम है लेकिन वो धनी हैं, वो समृद्ध हैं, उनके पास पैसा है, ठीक है, और ताकतवर भी वही हैं। 40% जिनकी बात हो रही है संख्या में कम है, संख्या में तो माइनॉरिटी हैं लेकिन पैसे वाले और ताकतवर यही हैं, ठीक है। बट हुआ क्या कि आगे चल के जो डच भाषी जो लोग थे, जो डच बोलने वाले जो लोग हैं, उनमें नाराज़गी पैदा हो गई। किस बात को लेकर? क्योंकि इनको शिक्षा या फिर ये आर्थिक विकास बहुत बाद में जाके कर पाए। जो डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो फ्लैमिश इलाके में रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या थी? नाराज़गी थी, क्योंकि ये अपना आर्थिक विकास या इनको शिक्षा जो है काफ़ी बाद में जाके मिली और जिस वजह से नाराज़गी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसने एक तनाव का रूप ले लिया। यानी कि लोगों में जो डच भाषी वाले लोग थे और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनमें तनाव पैदा हो गया और ये आगे चल के 1950 से लेकर 60 के बीच में इनमें तनाव ज़्यादा ही बढ़ गया था। बट आप देखिए इनकी जो राजधानी थी, यानी कि ब्रुसेल्स, ठीक है, तो ब्रुसेल्स में कुछ स्थिति अलग थी। वहाँ पे क्या था कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे और डच भाषा बोलने वाले लोग कम थे। अब देखिए मैंने बताया था फ्रेंच वाले जो लोग थे वो पावर उनके पास ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, पैसे वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो यही लोग राजधानी के अंदर, ठीक है, देखिए संख्या में तो पूरे देश में कम है लेकिन राजधानी में इनकी संख्या ज़्यादा है। अभी आपको बताया था 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं राजधानी के अंदर। तो सत्ता में जो असली पावर है,
असली जो सत्ता की पावर है वो किसके पास है? फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास है, ना कि डच बोलने वाले लोगों के पास। क्योंकि जो देश में जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? राजधानी के अंदर। और राजधानी में मतलब बहुसंख्यकवाद किसका है, ज़्यादा कौन है? तो फ्रेंच बोलने वाले। ठीक है, तो किसके हित में काम होगा? तो फ्रेंच बोलने वालों के हित में काम होगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ जो थी इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे जो डच भाषी लोग थे और जो उनकी नाराज़गी थी 1950 से लेकर 60 के दशक के बीच में, और जो तनाव पैदा हुए, ये कहीं ना कहीं जायज़ भी थे। क्योंकि कहीं ना कहीं डच भाषी जो लोग थे उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया था कि हमें कहीं ना कहीं सही इंसाफ नहीं मिल पाया है, और जिस वजह से उन्होंने तनाव उत्पन्न किया। और आगे चल के देखिए, सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये थी कि इस तनाव को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया या युद्ध में इसको कन्वर्ट नहीं होने दिया, बजाय कि इसको रोक लिया गया। ठीक है, और समझदारी का इस्तेमाल करके देखिए 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम में अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए किए गए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि उस देश ने अपने जितने भी देश के जो लोग थे, चाहे माइनॉरिटी में हैं चाहे मेजॉरिटी में, सबको इक्वल लेकर चला ताकि इनमें हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो और देश मिलजुल के आगे बढ़े। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट से ये समझते हैं। बेल्जियम के जो टकराव थे उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए, और वो कदम कुछ इस प्रकार हैं कि केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग होंगे उनमें मंत्रियों की संख्या जो होगी वो समान होगी। पहला तो इन्होंने ये कर दिया कि मंत्री यहाँ पर क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। ठीक है, तो जो भी कानून बनेंगे वो दोनों की सहमति से बनेंगे, दोनों भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं उनकी सहमति से बनेंगे। इससे क्या होगा, किसी पर भी किसी का जो अधिकार है उसका हनन नहीं होगा, किसी माइनॉरिटी का शोषण नहीं होगा। ठीक है, दोनों इक्वल जब मंत्री रहेंगे तो। दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई, जिससे जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के अधीन नहीं होंगी। तो केंद्र की जो शक्तियां थी वो क्षेत्रीय स्थानीय सरकारों में भी दे दिया गया, या हम कहेंगे राज्य सरकार में दे दिया गया, जिससे राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहेगी केंद्र सरकार पर। ठीक है, वो अपने इलाके के हिसाब से या इलाकों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके लिए वो कार्य करेगी। तीसरा, तो अब हम बात करेंगे इसकी राजधानी के अंदर। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे राजधानी में 20% जो हैं वो डच भाषी लोग और 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी लोग हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व थे यहाँ भी इसका गैप था, लेकिन जिसको अब कम कर दिया गया। फ्रेंच भाषी जो लोग थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ही भाषा के लोग जो हैं राजधानी के अंदर जो सत्ता होगी और जो प्रतिनिधित्व आएंगे वो इक्वली आएंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंच भाषी लोग भी इक्वल होंगे और डच भाषी लोग भी इक्वल होंगे, क्योंकि डच भाषी लोगों ने ये पहले ही प्रस्ताव ये रखा था कि हमें केंद्र सरकार के अंदर भी बराबर का प्रतिनिधित्व चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो अब है ब्रुसेल्स की जो यहाँ पे सरकार है इसमें दोनों ही समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। चौथा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। बेल्जियम द्वारा उठाए गए सभी कदम बेहद ही सफल रहे, वरना इन टकरावों की वजह से गृह युद्ध की संभावना बन सकती थी और बेल्जियम 2 टुकड़ों में बंट जाता। लेकिन हम कह सकते हैं इनके सूझबूझ और समझदारी के द्वारा बेल्जियम आज एकजुट है और एक सफल देश है। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे देश श्रीलंका के बारे में, जो कि एक द्वीपीय देश है और ये भारत के राज्य तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है, और दूसरे नंबर पे आते हैं तमिल, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, यानी कि 18%। यहाँ तमिलों में भी 2 प्रकार के तमिल हैं। पहले वो तमिल जो श्रीलंकाई मूल के
तमिल हैं जो कि हैं 13%। और ये वो तमिल है जो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। ये इनकी आबादी है 13%। बाकी के 5% तमिल ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी तमिल हैं और जो अंग्रेज़ों के समय में जब औपनिवेशिक शासन था उस समय में भारत से यहाँ पर बगानी करने के लिए लाए गए थे और आज उनकी ही संतान है यहाँ पर, जो कि है 5%। यदि आप मैप देखेंगे तो मैप में उत्तरी हिस्से में अगर रेड वाला पोर्शन अगर आप देखें तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है श्रीलंकाई तमिल को, जो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ भारतवंशी तमिल की बात करें तो ये ब्राउन कलर में जितने पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये सभी हैं भारतवंशी तमिल, जो भारत से यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के दौरान लाए गए थे। इसी के साथ हम बात करें श्रीलंका की आबादी में 7% ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म के हैं और जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। और बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि जब ऐसा समुदाय जो संख्या में ज़्यादा हो और वे दूसरे समुदाय जो संख्या में कम है यानी कि माइनॉरिटी है उनका दमन करे, उनका शोषण करे या उनके अधिकारों को छीने, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, जो कि श्रीलंका में देखने को मिला भी। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। और सिंहलिश समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी कि देखिए संख्या किसकी ज़्यादा थी, सिंहलियों की। और सिंहलियों ने क्या चाहा कि हम पूरा कंट्रोल या सत्ता पर जो पूरा जो राज होगा, अधिकार होगा, वो किसका होगा, सिंहलियों का होगा, ना कि तमिलों का। और इसी प्रोसेस को उन्होंने आगे जारी भी रखा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व या प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास संख्या ज़्यादा थी, तो इनका समुदाय ही आगे चल के निर्वाचित होगा, क्योंकि चुनाव जब होंगे तो ही निर्वाचित होंगे इनमें। और इन्होंने अपने हित में ही कार्य किए और तमिलों को कहीं ना कहीं शोषित किया, उनको दबाया, उनका उत्पीड़न किया, उनके अधिकारों को छीना एक तरीके से। 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध होने के पीछे यहाँ पर कुछ कारण थे जिनको यहाँ पर हम समझेंगे। पहला देखिए, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। देखिए किसी भी, जब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या, सभी को समान अवसर दिया जाए सत्ता में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिंहली जो मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, वो सिर्फ अपने भाषा को राजभाषा बना रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि दोनों भाषा को बराबर का दर्जा देना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया और तमिलों की जो भाषा थी उसको महत्व नहीं दिया। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान कर दिया। अब बौद्ध धर्म, जो सिंहली भाषा के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो वो भी चाहते थे कि बाकी जो लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म में ही आ जाएं। तो संरक्षण किसे दिया गया, बौद्ध धर्म को दिया गया। बढ़ावा किसे दिया गया, बौद्ध धर्म को दिया गया। तीसरा काम इन्होंने ये किया कि विश्वविद्यालय या सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी। यानी कि अगर कॉलेज में किसी का एडमिशन करवाना हो या सरकारी नौकरी इसको किसी को पाना हो तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी या प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, तो वो लोग होंगे जो सिंहली भाषा के बोलने वाले लोग होंगे, ये सिंहली बोलते होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, साफ साफ एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस आधार पे, भाषा के आधार पे सिंहली बोलने वाले और तमिलों के बीच में ये भेदभाव किया जा रहा है, जिस वजह से जो तमिल थे उनके अंदर एक भाव पैदा हो गया और वो है बेगानापन, कि उस देश में रहते हुए भी उनको ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि वो उस देश के नागरिक हैं। आपको ये चीज़ आप माइंड में समझ आ रही होगी कि यहाँ पर गृह युद्ध क्यों हुआ था या क्या वजह थी गृह युद्ध होने की। अब सिंहलियों द्वारा जितने भी कदम उठाए जा रहे थे, चाहे उनमें शासन की बात हो या संस्कृति की बात हो, ये हर तरीके से वो तमिलों के अधिकारों का हनन कर रहे थे,
थे और तमिलों को अब ये बात पता चल चुकी थी कि संविधान और सरकारी नीतियाँ उनके खिलाफ़ है या उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया जा रहा है। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे फ़ायदों की बात हो, हर प्रकार से जो है तमिलों को दबाया जा रहा था, उनको शोषण किया जा रहा था और जिस वजह से वहाँ जो उनके संबंध थे वो अब बिगड़ते जा रहे थे। और आखिरकार श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली ताकि सिंहलियों द्वारा किए गए जो अत्याचार थे, चाहे वे सरकारी नौकरियों की बात हो, भाषा को महत्व ना देने की बात हो, ठीक है, हर तरीके से जो सिंहली अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे, इसके खिलाफ तमिल लड़ाई कैसे कर पाते। तो तमिलों ने अपनी एक पार्टी बना ली, एक राजनीतिक पार्टी, ताकि वह अपनी भाषा के लिए आवाज़ उठा सके, अपनी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए हक की लड़ाई लड़ सके, या शिक्षा या फिर हम रोजगार की बात करें, विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की बात कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर वो संघर्ष कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या बनाई, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम मतलब सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, ताकि यहाँ पर जो राजनीतिक संगठन है इससे क्या हो, एक स्वतंत्र इलम बन सकेगी, इनकी स्वतंत्र सरकार, तमिल सरकार बन सकेगी, ठीक है। बट श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, यानी कि सिंहली और जो तमिल थे इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और ये टकराव हुआ और जिस वजह से परिणाम रिजल्ट क्या हुआ इसका, यानी कि गृह युद्ध। इनमें हुआ क्या कि गृह युद्ध यहाँ पर हो गया और हजारों लोग मारे गए इस युद्ध के अंदर और कई परिवार अलग देश में चले गए, यानी कि शरणार्थी बनकर भागकर अपनी जान बचाकर भाग गए, जिस वजह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि रोजी रोटी लोगों की चौपट हो गई, ठीक है। और हमने देखा भी कि जब भी किसी देश में जो गृह युद्ध होता है तो वहाँ के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं और वहाँ गृह युद्ध की वजह से उस देश के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हो गई। आई होप आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन हम दो कंट्री की अब हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ऐसी कंट्री जिन्होंने समझौता किया या सत्ता की साझेदारी को समझा और बखूबी यहाँ पर दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हमने बात की थी डच भाषी बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोगों ने कैसे समझदारी दिखाई और आपस में सहयोग बनाया और गृह युद्ध से वो बच गए। वहीं श्रीलंका में क्या था कि अपनी संख्या के बल पर सिंहलियों ने तमिलों को दबाने की कोशिश की, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की और खुद प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, जिस वजह से तमिलों ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया और इस विरोध ने आगे चल के, इस टकराव ने क्या किया, गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो आई होप आपको दोनों कंट्री के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है या इसकी क्या आवश्यकता है। पहली बात तो आपने अभी देखी कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों देशों में क्या स्थिति रही। जैसे कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के द्वारा इन्होंने अपने देश में जो गृह युद्ध हो सकते थे उस गृह युद्ध होने से खुद को बचा लिया। वहीं श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी ना होने के कारण वहाँ पे गृह युद्ध जैसी संभावना पैदा हुई। तो हम सत्ता की साझेदारी के यहाँ पे दो तर्क समझेंगे। पहला है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। देखिए, पहला है युक्तिपरक तर्क, यानी कि इसमें आएगा, पहला पॉइंट दे रखा है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य यानी कि उनके बीच में आपसी टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी क्या करती है, अभी आपने बेल्जियम में देखा कि सत्ता की साझेदारी ने विभिन्न भाषा के या कोई भी हम कह सकते हैं भाषा, लिंग, धर्म, जैसे भी यहाँ पर दोनों समुदाय जो अलग अलग होंगे उनमें एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करती है या उनमें टकराव को कम करती हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि जो सामाजिक समूह होंगे, जो डिफरेंट सामाजिक ग्रुप्स होंगे, सोशल ग्रुप्स होंगे, उनमें एकता या यूनिटी लेकर आएगी सत्ता की साझेदारी और टकराव को कम करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, यानी कि उसको एक निर्धारित समय के लिए कम से कम वो परमानेंट रह सके, इस योग्य बनाती है सत्ता की साझेदारी। हो सकता है कि शुरू में बहुसंख्यकवाद जो लोग हैं उनकी ही पार्टी बनी हो और उन्होंने देश में जो नियम लागू किए हों, हो सकता है कि शुरू में वो अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन वो आगे चल के कहीं ना कहीं भेदभाव होगा ही और लोगों में मतभेद होंगे जिसके कारण हिंसा होंगे, टकराव होंगे और हो सकता है वो गृह युद्ध का भी रूप ले ले।
अगला है नैतिक तर्क, यानी कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल, कहीं पर भी देखिए, वो सभी देश जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है वहाँ पर सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही ज़रूरी है या परमानेंट बन जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी अगर ना हुई तो वो लोकतांत्रिक देश हम नहीं कह सकते उसको, या तो वो तानाशाह है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि सत्ता की साझेदारी जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे होना ही चाहिए। इसके साथ दूसरा देखिए, सरकार को वैधता प्रदान करता है, यानी कि एक वैध सरकार हम मानेंगे, वैलिड सरकार तभी मानेंगे जहाँ पर सत्ता की साझेदारी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों ज़रूरी है या उसकी आवश्यकता क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी का स्वरूप, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी होती है वो कैसे कैसे होती है या उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, ये समझ लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझेंगे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से लेकर ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर जो होगा इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, जहाँ पर केंद्र सरकार सबसे ऊपर, फिर राज्य सरकार, इसके नीचे आएगा स्थानीय निकाय यानी कि स्थानीय सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत आ गया, ब्लॉक समिति आ गया, या जिला परिषद आ गया। ठीक है, तो ये जो होंगे ना ऊपर से लेके नीचे की ओर, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार सबसे ऊपर होगी, फिर राज्य सरकार आती है, फिर स्थानीय निकाय यानी कि स्थानीय सरकार आती है। तो यहाँ पे जो शक्ति का बंटवारा होगा, ये केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होंगी और स्थानीय निकाय के पास भी अपनी शक्तियाँ होंगी। तो यह शक्तियों का बंटवारा, लेकिन यहाँ पर यह है कि बड़े मुद्दों पर या बड़े काम के लिए केंद्र सरकार ही, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि बड़े जितने भी बड़े मुद्दे होंगे, देश से संबंधित मुद्दे होंगे, वो केंद्र सरकार ही संभालेगी। इसके बाद राज्य यानी राज्य के स्तर पे काम करेगी, फिर स्थानीय आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच में सत्ता का बंटवारा। अब हम बात करेंगे सत्ता की क्षैतिज वितरण का। सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब देखिए, क्षैतिज का मतलब होता है एक लेवल पर या एक समान हम कह सकते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ पर क्षैतिज वितरण में देखिए सरकार के 3 अंग आते हैं। पहला आ गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका यानी कि कानून का निर्माण करने वाला अंग है, कानून का जो निर्माण करता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आ जाता है। तो ये क्या करता है, कोई बिल पास होगा, जो नियम बनेगा देश के अंदर, कोई बिल जब पास होता है तो कौन बनाएगा बिल, कौन पास करेगा, तो बिल यहाँ से पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति वहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है, फिर ये बिल जो है आगे आएगा जहाँ पे कार्यपालिका काम करेगी, जहाँ पे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, नौकरशाह, ये सब मिलकर उस बिल पर और गहराई से जांच करेंगे और बिल को आगे वो लागू करेंगे। तो काम क्या होता है, कार्यपालिका को बिल को लागू करना पूरे देश में। और न्यायपालिका आखिरी, यहाँ पर आखिरी काम इसका होता है कि अगर वो बिल जो पास हो गया, जो नियम बन गया देश के अंदर, अगर उस नियम को कोई फॉलो ना करे, वो ना माने, तो उस पर वो कार्रवाई जो है न्यायपालिका, दंड की सज़ा या जो भी उस पर कार्रवाई करनी है वो करेगी। ठीक है, तो इसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं यहाँ पर, या हाई कोर्ट आ गया इसमें, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया। तो ये जितने भी कोर्ट बने हैं, अदालतें बनी हैं, ये इस पे कार्य करेंगी। जब कोई बिल बन गया है और नियम बन गया है, उस पर कोई पालन ना करे तो इस पर सज़ा देने का काम न्यायपालिका करती है। तो अगर हम बात करें सत्ता की क्षैतिज वितरण की, जहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आता है, तो तीनों के अपने अपने अलग अलग काम है, डिफरेंट वर्क है। तो इसी के हिसाब से देखिए सभी को एक समान रूप से सत्ता की साझेदारी यहाँ पर की गई है और सभी के पास एक समान रूप से पावर है, अपनी एक सत्ता में पकड़ है। ठीक है, जो भी उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनके पास वो राइट्स हैं, अधिकार हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा पढ़ा आपने क्षैतिज वितरण। अब हम पढ़ेंगे कि सत्ता के और कैसे बंटवारा होता है सत्ता का। ठीक है, तो देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाओं और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे कि बेल्जियम और सामुदायिक सरकार। देखिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकार यानी कि 2 भाषा के लोग थे, डच भाषा बोलने वाले लोग थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। इनका मतलब ना तो ऊर्ध्वाधर वितरण से था और ना ही क्षैतिज वितरण से। इनका संबंध इन दोनों में से किसी से नहीं था। इनका संबंध ये था कि यहाँ पर सत्ता का बंटवारा हो, लेकिन कैसे हो, भाषा के आधार पे।
या क्षेत्र में जो वोलेनिया क्षेत्र थे या फ्लैमिश क्षेत्र था, दोनों में अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उनके अंदर जो असल में जो नियम बनाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें दोनों बराबरी का हिस्सा हो, दोनों का बराबरी का हिस्सा हो। आई होप आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर इनका संबंध ना तो ऊर्ध्वाधर वितरण से है ना क्षैतिज वितरण से है। इनका संबंध है कि दोनों भाषा के जो लोग हैं, दोनों भाषाई लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, वो दोनों इक्वली रूप से सरकार में आए। कैंडिडेट जितने भी हों, दोनों में इक्वल कैंडिडेट उठे ताकि दोनों के लिए हितकारी कदम उठाए जा सके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगली वीडियो में ज़रूर समझाएं, जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनेगी। और इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण, कि सामाजिक जो समूह होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, इनके मध्य में भी सत्ता का वितरण होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ चुका होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी भी अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले जो वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, तो वहाँ पे आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।